गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली करंट अफेयर सीरीज। चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारी इस लेक्चर की और पहले देखते हैं कि वो कौन से टॉपिक्स है जो आपकी सिविल सर्विस प्रिपरेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। सो वन बाय वन, द फर्स्ट टॉपिक अबाउट टुडेज करंट अफेयर विच इज अबाउट शांति बिल। रिसेंटली अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक नया बिल वहां पे लेके आई है जिसका नाम है शांति बिल, और उसके रिगार्डिंग कुछ करनी है यहाँ पे बातें। चलिए, लेकिन लेक्चर को शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये पीडीएफ जो है जो आपके सामने यहाँ पे अवेलेबल है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप की चैनल पे से मिल जाएगी, विच इज मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड यू कैन सी दैट दिस पीडीएफ इज अवेलेबल इन बोथ द लैंग्वेजेस, दैट इज गुजराती एज वेल एज इंग्लिश. So for all those aspirants who are doing their preparation, civil service preparation, even in Gujarati medium, you can download this PDF. और ये जो PDF हम यहाँ पे बना रहे हैं वो प्रीलिम्स और मेंस दोनों को ध्यान में रख के वहां पे बना रहे हैं। तो अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर रहे हैं, उसको अगर सेव कर रहे हैं, उसका रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको अलग से कोई टॉपिक में अलग से मेंस का या प्रीलिम्स का डेटा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सारा डेटा आपको एक पीडीएफ के अंदर वहां पे मिल जाएगा। So let's start the Shanti Bill, and what is the full form of this Shanti? The full form is Sustainable Harnessing of Advancement of Nuclear Energy for Transforming India. So SHANTI, Sustainable Harnessing of Advancement of Nuclear Energy for Transforming India. ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया के लिए जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसके अंदर न्यूक्लियर एनर्जी को और बूस्टअप करने के लिए द कैबिनेट, दैट इज यूनियन कैबिनेट ने एक शांति बिल वहां पे अप्रूव किया है। लेकिन ध्यान रखना, अभी तक कैबिनेट का अप्रूवल आया है, अभी पार्लियामेंट में पास होने वाला है। एंड मार्किंग द बिगेस्ट रिफॉर्म इन इंडियाज न्यूक्लियर सेक्टर सिंस 1962। और अगर इस बिल की अगर हम बात करें तो जो फ्रेगमेंटेड लॉज है उन सबको वहां पे रिप्लेस करेगा ये वाला बिल, एंड इट विल मॉडर्नाइज इंडियाज न्यूक्लियर गवर्नेंस, सेफ्टी, लायबिलिटी एज वेल एज इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन इन द फ्रेमवर्क। तो वो सारी की सारी चीज जो है वो थोड़ी सी वहां पे मॉडर्न करेगा। एग्जिस्टिंग हमारा जो फ्रेमवर्क है जहां पे बिखरे हुए फ्रेगमेंटेड लॉज है उन सबको कंबाइन करके एक कॉमन लॉ वहां पे बनाया जाएगा। It is introduced by Department of Atomic Energy under the Prime Minister. The regulatory reforms वहां पे कौन सी चीजों को इंक्लूड किया गया है? तो it involves creating an independent nuclear safety authority. अगर हम अभी की सिस्टम की बात करें, दैट इज लॉ गवर्निंग न्यूक्लियर एनर्जी करंटली, सो इंडिया में अभी जो लॉ चल रहा है दैट इज एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। साथ साथ वहां पे एक दूसरा कानून है सिविल लायबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010, एंड दिस लॉज रिस्ट्रिक्ट द प्राइवेट पार्टिसिपेशन एंड इंपोज एम्बिगुअस लायबिलिटी बर्डन्स। एक तो ये प्राइवेट पार्टिसिपेशन को वहां पे रिस्ट्रिक्ट करता है, और साथ साथ अगर कोई भी दुर्घटना हो गई तो वहां पे लायबिलिटी बर्डन बहुत ही ज्यादा होता है। इसलिए जो नया शांति बिल लेके आया है उसका मेन एम क्या है? दैट इज टू अनेबल लार्ज स्केल न्यूक्लियर एक्सपेंशन which attracts the private as well as global investment. It also modernizes the regulatory oversight and liability rules and accelerate our path to 100 gigawatt of nuclear power by 2047. उसके मेन फीचर्स क्या है? तो देखिए, एक चीज जो बहुत सालों से वहां पे डिमांड में थी लेकिन अभी तक हुआ नहीं था, तो प्राइवेट प्लेयर्स के लिए न्यूक्लियर वैल्यू चेन को ओपन किया जाएगा। इट अलाउज प्राइवेट सेक्टर एंट्री इन द एक्सप्लोरेशन, फ्यूल फैब्रिकेशन as well as equipment manufacturing and potentially plant operations in nuclear energy. It also consolidates outdated laws into streamlined licensing, safety, compliance and the operational structure. और अगर उसके आर्किटेक्चर की अगर हम बात करें, वहां के अगर रिफॉर्म्स की बात करें, तो क्लियर डिलिनेशन of operator supplier responsibilities, insurance backed caps,
एंड गवर्नमेंट बैकस्टॉपिंग अलाइंड विद द ग्लोबल नॉर्म्स। प्लस एक अथॉरिटी बनाने की बात है जिसका नाम है इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर सेफ्टी अथॉरिटी, which ensures the transparent, professional, globally benchmarked safety oversight. डेडिकेटेड न्यूक्लियर ट्रिब्यूनल भी वहां पे बनाया जाएगा टू सेटल द लायबिलिटी एज वेल एज कॉन्ट्रेक्चुअल डिस्प्यूट्स efficiently. And that's it. That is all about this bill. That is all about शांति बिल. तो ध्यान रखना, शांति बिल किसके रिगार्डिंग बातें हैं? यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी के रिगार्डिंग बातें हैं, जहां पे प्राइवेट प्लेयर्स को भी ऐड करना है और जो बहुत सालों से जो कानून वगैरह वहां पे है उसे थोड़े से मॉडर्नाइज बनाने हैं। सेकेंड, मनरेगा का भी नाम बदलने की यहाँ पे बात है। वी ऑल नो व्हाट इज मनरेगा, दैट इज महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और उसका नाम चेंज करके क्या रखने की गिनती है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। और अभी देखा जाए तो मनरेगा में 100 दिन तक के मिनिमम वर्क को देने की गारंटी होती है, उसे बढ़ा के 125 डेज करने की यहाँ पे बातें हैं। तो दो चीज आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है। मनरेगा का नाम चेंज करके क्या लाने की बात है? बोले पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना, और उसके प्रोविजन में एक चेंज आएगा, 100 दिन से बढ़ा के 125 डेज का मिनिमम वर्क इन 1 ईयर वहां पे सबको देने की बातें हैं। सो दैट इज ऑल अबाउट दिस मनरेगा। और यहाँ पे जो वर्क दिया जाता है इट इज मेजरली अनस्किल्ड मैनुअल वर्क, जो रूरल हाउस होल्ड्स की लाइवलीहुड मतलब इनकम सिक्योरिटी को बूस्ट करता है। इसको लॉन्च किया गया था मनरेगा को इन द ईयर 2005। नो डाउट इसका इंप्लीमेंटेशन शुरू हुआ फ्रॉम द ईयर 2006 अक्रॉस द इंडिया। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है? तो इट वाज रिकमेंडेड बाय नरसिम्हा राव एम्प्लॉयमेंट अश्योरेंस स्कीम एंड फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। उसका विजन क्या था? तो एक लीगल राइट टू वर्क सबको प्रोवाइड करना है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिखा गया है, which is inspired by Gandhian ideals of self-reliant rural livelihoods, became the largest social security program in the world. उसका एम क्या था? तो सबको 100 दिनों का वहां पे काम देना है, जहां पे भी बढ़ा के 125 डेज करने की बातें हैं, जो पंचायती राज को और स्ट्रेंथन करता है। मेन फीचर्स क्या है? राइट बेस्ड एंटाइटलमेंट, वहां पे सबको राइट टू वर्क दिया जाता है, और अगर मान के चलो आपके रजिस्ट्रेशन के 15 दिन के अंदर आपको काम नहीं मिला तो गवर्नमेंट आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस भी पे करती है। दैट्स व्हाई इट इज अ राइट बेस्ड, वहां पे आपको अधिकार दे रहे हैं। वेज और मटेरियल का रेशियो क्या रहेगा? ग्राम पंचायत में 60-40 का रहेगा। अगर 40% पैसे मटेरियल में जा रहे हैं तो बाकी 60% पैसे जो है वो वेजेस में जाने चाहिए। और वहां पे बोला गया है दैट 1/3 बेनिफिशियरीज मस्ट बी वुमन। नो डाउट रियलिटी में उनका जो पार्टिसिपेशन था वो 58% से भी ज्यादा था, बट ऑफिशियली बोला था कि एटलीस्ट 1/3 तो होना ही चाहिए। साथ साथ जो भी पूरा पेमेंट होता है इट इज अबाउट आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम, जहां पे आपके आधार कार्ड के साथ उसको लिंक किया जाता है और फिर डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट के अंदर वहां पे पेमेंट किया जाता है। साथ साथ इट ऑल्सो स्ट्रेंथन्स द नेचुरल रिसोर्स बेस। इट फोकस ऑन वाटर कंजर्वेशन, अफॉरेस्टेशन, लैंड डेवलपमेंट, सॉइल मॉइस्चर रिस्टोरेशन। तो ये सब काम वहां पे किया करवाए जाते हैं। प्लस सोशल ऑडिट वहां पे होता है बाय ग्राम सभा इटसेल्फ, जिससे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी वहां पे और बूस्ट हो सके। दैट इज ऑल अबाउट मनरेगा, जिसका नाम अभी चेंज करके क्या रखने की बात है? पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट जेमिनिड मिटियोर, जिसे अपने गुजराती में बोलते हैं मिथुन उल्का। और क्या है ये जेमिनिड मिटियोर? तो देखिए, जेमिनिड मिटियोर शावर इज सेट टू पिक ओवर इंडिया। मिटियोर शावर होने की गिनती है बिटवीन 13 दिसंबर टू 15 दिसंबर। नो डाउट उतना ज्यादा वहां पे इफेक्टिव नहीं रहा, लेकिन उसकी वहां पे गिनती थी। एंड ऑफरिंग अप टू 100 to 120 meteors per hour under dark skies। लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमें ये चीज वहां पे जाननी है कि एग्जैक्टली मिटियोर शावर होता क्या है और ये जेमिनिड्स क्या है। दे आर एन एनुअल मिटियोर शावर विच आर ऑब्जर्व्ड एवरी डिसंबर, which is known for their high meteor rates, bright fireballs, and slow moving streaks, making them among the most spectacular
celestial events which are visible from the earth. हर साल दिसंबर के अंदर ये वाली चीज पाई जाती है, और ऐसा क्यों होता है, उसका ओरिजिन कैसे है? नॉर्मली सारे जो मिटियोर शावर्स होते हैं वो कॉमेट्स में से ओरिजिन होते हैं, लेकिन ये जो जेमिनीड्स है दे आर ओरिजिनेटेड फ्रॉम एस्टेरॉइड 3200 फैथोन, एक रॉकी बॉडी है which is a highly elliptical orbit around the sun, and extreme solar heating causes Phaethon to shed debris. पैथॉन में से निकलते हैं डेब्रीज, और जो अर्थ के एनवायरमेंट के अंदर हर साल लगभग दिसंबर के आसपास के जोन में वहां पे एंटर होता है, राइट? The shower appears to radiate from the constellation Gemini, which rises higher in the sky after the midnight, increasing the meteor visibly. Earth passes through the dense debris stream of 3200 पे फैथन. फैथन के डेब्रीज में से जब पृथ्वी पास होती है लगभग नवंबर और दिसंबर के आसपास, तब जाके उसके जो डेब्रीज है वो पृथ्वी के एनवायरमेंट के अंदर वहां पे वायुमंडल के अंदर होते हैं एंटर, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये वाली चीज जो है वो आपको दिसंबर के आसपास वहां पे मिलती है. एंड द फिनोमेना इज विजिबल ग्लोबली विद द बेटर रेट्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर including India. So that is all about this meteor shower. Happened on 13 to 15 December. Plus अभी रिसेंटली वीर सावरकर, उनके सागर प्राण ताल मल्ला पोएट के 115 साल हुए हैं कंप्लीट. ये चीज जो है वो आपको प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काम की है कि भैया सागर प्राण ताल मल्ला पोएम वो बेसिकली किसकी लिखी हुई है? दैट इज बाय वीर सावरकर. द नेम इज विनायक दामोदर सावरकर, लेकिन उनके नाम के आगे वहां पे स्वतंत्र वीर वाला वर्ड वहां पे लगाते हैं, जिन्हें शॉर्ट में हम वीर सावरकर के नाम से जानते हैं. तो ध्यान रखना है, सागर प्राण ताल मल्ला पोएम वो किसने लिखी हुई है? दैट इज बाय वीर सावरकर, राइट? कौन सी भाषा की है? इट्स अ मराठी. It's a Marathi patriotic poem which express an exiled revolutionary's torment, homesickness, as well as yearning for the motherland, with the sea personified as a messenger between the patriot and India. जहां पे समुद्र को एक मैसेंजर बोला गया है, एक देश के लिए अपनी जान न्यौछावर करने वाले एक पैट्रियट, एक देशभक्त, और हमारे भारत देश के बीच का. और एज वी ऑल नो कि वीर सावरकर को वहां पे देखा जाए तो इसलिए फेमस है क्योंकि वहां पे काला पानी की सजा भी इनको मिली थी. लेकिन ये पोयम जो उन्होंने लिखी थी वो कौन से समय में उन्होंने लिखी थी? जब वो बेसिकली लंदन में थे और वहां से वो जब वापस आ रहे थे. तो ओवरऑल अगर हम बात करें उसकी पूरी हिस्ट्री की, अगर हम बात करें तो हिस्टोरिकली इसका कंपोजिशन कहां पे हुआ था? सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कंपोजिशन, इट वाज कंपोज्ड अराउंड 1909 on the shore of Brington, England, when Savarkar was a young revolutionary at India House, London. श्यामजी कृष्ण वर्मा के इंडिया हाउस के अंदर जब वो वहां पे रह रहे थे, तब ब्रिंगटन जो कि एक प्लेस है उसके किनारे के आसपास, उसके शोर्स के आसपास इन्होंने शायद इसको बनाया था. और ये बहुत ही बढ़िया सा सॉन्ग इसलिए बन गया क्योंकि उसके बाद लता मंगेशकर ने इसको वहां पे गाया था. एंड आफ्टर दैट उनकी जो पोएम है वो बहुत ही बढ़िया से सॉन्ग में वहां पे कन्वर्ट हुई. सावरकर जी की अगर हम बात करें तो सावरकर वाज अंडर सर्वेलेंस एंड फेसिंग इमिनेंट रेप्रेशन आफ्टर द अरेस्ट ऑफ हिज एल्डर ब्रदर एंड द रेवोल्यूशनरी असैसिनेशन ऑफ कर्जन वाइली बाय मदन लाल धिंगरा. अब देखा जाए तो जब मदन लाल धिंगरा ने कर्जन वाइली की वहां पे हत्या की, जो कि इंडिया हाउस के एक मेंबर थे मदन लाल धिंगरा, उसके बाद सावरकर जो थे वो अंडर सर्वेलेंस थे. द पोएम कैप्चर्स हिज इनर कॉन्फ्लिक्ट which is a torn between commitment to armed struggle in the foreign land and a desperate desire to return to मातृभूमि. ये पोएम पूरी क्या है? तो उनके दिमाग में चल रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर है, जहां पे एक साइड पे उनका कमिटमेंट आ रहा है, कमिटमेंट टू आर्म्ड स्ट्रगल इन द फॉरेन लैंड. फॉरेन में बैठे हुए जब वो हमारे देश के लिए एक आर्म्ड स्ट्रगल के लिए उनका जो कमिटमेंट था, एक साइड पे उनका वो कमिटमेंट है,
एंड द अदर साइड उनको अपने घर पे वापस आना है, उनको अपनी मातृभूमि पे वापस आना है। और उस स्ट्रगल के बीच में उन्होंने वहां पे वाली पोएम को वहां पे किया मेंशन। द ओपनिंग इन्वोकेशन टू द सी अर्जिंग इट टू कैरी हिम बैक टू इंडिया has since come to symbolize the anguish of countless exiles and the political prisoners in the freedom movement। और वहीं पे उन्होंने ये वाली पोएम वहां पे लिखी जिसका नाम था सागर प्राण ताल मलला। उनके अगर अदर वर्क्स की अगर हम बात करें तो और भी बहुत सी लिटरेरी वर्क्स उन्होंने वहां पे किए हैं जो आपकी प्रीलिम्स के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट है। तो कौन से है, तो एक तो वहां पे है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जो 1857 के नेशनल वॉर को वहां पे रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसे अपने नॉर्मली रिवॉल्ट बोलते हैं। दूसरी उनकी जो फेमस वहां पे लिखी हुई है दैट इज हिंदुत्व एंड हु इज हिंदू, जो हिंदुत्व के कुछ सिद्धांत को वहां पे बताते हैं। साथ साथ उनकी एक फेमस बुक जिसका नाम है माई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ लाइफ, और उसके साथ साथ देखा जाए तो 6 ग्लोरियस एपोक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, हिंदू पदशाही एंड अदर हिस्टोरिकल वर्क्स। तो ऑन द मराठा एम्पायर भी उन्होंने वहां पे लिखा है, हिंदू पॉलिटिकल पावर्स के ऊपर भी उन्होंने लिखा है, एंड दैट इज ऑल अबाउट वीर सावरकर। द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट द एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर। लेकिन इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं, पीडी गुरुकुल दैट इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट इन गुजरात फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन, उसकी तीनों ब्रांच पे अहमदाबाद, गांधीनगर एंड वडोदरा, तीनों ब्रांचेस के ऊपर यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी क्लास 1-2 एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपरेशन के लिए नई बैचेस की होने वाली है शुरुआत। और ये जो नई बैचेस यहां पे रहेगी दैट विल बी इन इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम, जहां पे फोकस किया जाएगा हायर लेवल एग्जामिनेशंस के ऊपर, स्पेसिफिकली कंडक्टेड बाय यूपीएससी एज वेल एज जीपीएससी। और अभी तक अगर आपने इस बैच के अंदर एनरोल नहीं करवाया है तो नाउ देयर इज अ स्कीम दैट यू विल गेट 3 फ्री डेमो सेशंस एज वेल एज अप टू 50% स्कॉलरशिप ऑन द एडमिशन। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो देयर इज अ फॉर्म व्हिच इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, यू कैन गो देयर, यू कैन फिल अप दैट फॉर्म, और देयर इज आल्सो अनदर ऑप्शन दैट यू कैन आल्सो कॉल ऑन दिस नंबर टू गेट द फर्दर इंफॉर्मेशन। तो एग्जाम के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट करके आप वहां पे ले सकते हैं। यू विल गेट टू नो दैट विच काइंड ऑफ प्रिपरेशन इज प्रोवाइडेड बाय द पीडी गुरुकुल, 1-to-1 मेंटरशिप क्या होती है, किस तरीके से गाइडेंस आपको मिलेगा, किस तरीके से पूरा सिलेबस यहाँ पे आपका कवर अप होगा, और कितने महीने का पूरा ड्यूरेशन वहां पे रहेगा फॉर योर प्रिपरेशन ऑफ सिविल सर्विसेज। तो अभी तक अगर आपने एनरोलमेंट नहीं करवाया है तो आज ही एनरोल करवाए, आज ही डेमो लेक्चर्स को अटेंड करें और उसके बाद वहां पे डिसीजन ले रिगार्डिंग ज्वाइनिंग द बैच, राइट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर वहां पे आगे बढ़ते हैं। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज अबाउट, जैसे कि अभी रिसेंटली मैंने बात की दैट द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड 100% एफडीआई इन इंश्योरेंस। तो देखिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बस आपको यही चीज ध्यान में रखनी है कि भैया इंश्योरेंस के अंदर एज ऑफ नाउ एफडीआई की लिमिट क्या है, तो बोले 74%, और इसको बढ़ा के क्या करने की बात करी है दैट इज 100%, which is to be implemented through the Insurance Laws Amendment Bill 2025। और ध्यान रखना है ऑलरेडी वहां पे 100% तक की लिमिट थी, लेकिन वो वहां पे गवर्नमेंट के अप्रूवल के बाद मिलती थी। अब यहाँ पे ऑटोमेटेड रूट पे इसको करने की बात है। पहले तो एफडीआई क्या होता है, जब कोई बाहर का इंडिविजुअल या कंपनी इंडिया की कंपनी के अंदर 10% से ज्यादा शेयर्स परचेज करता है, बाहर का कोई इंडिविजुअल दैट इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बाहर का कोई भी इंडिविजुअल या कंपनी इंडिया की कंपनी के 10% से ज्यादा शेयर वहां पे खरीदते हैं, तो इस इवेंट को बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि बाहर की कोई कंपनी आ रही है और हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाया है एज विच इज वेरिएटेड एज पर दी सेक्टर्स। कुछ सेक्टर्स के अंदर गवर्नमेंट इतना नहीं चाहती है कि बाहर से कोई भी कंपनी आए और डायरेक्ट इंडिया की कंपनी खरीद ले,
तो गवर्नमेंट ने वहां पे एक मैक्सिमम लिमिट तय की है कि बाहर की कंपनी अगर इंडिया की कंपनी के शेयर्स परचेज कर रही है तो इस लिमिट से ज्यादा शेयर आप परचेज नहीं कर पाओगे. दिस परसेंट ऑफ शेयर्स must be remain with the Indian companies only, and only this percent of shares can be purchased by the foreign investors. That limit is known as FDI. ये पूरे एफडीआई की यहां पे मैं बात कर रहा हूं कि एफडीआई एग्जैक्टली होता क्या है. और एफडीआई की अगर हम 100% की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि कोई फॉरेन की कंपनी आएगी और इंडियन कंपनी के अगर 100% शेयर करेगी, खरीद लेगी, इसका मतलब इसने पूरी इंडियन कंपनी को परचेज कर लिया है. नॉर्मली देखा जाए तो एफडीआई के दो रूट होते हैं. एक होता है ऑटोमेटिक रूट एंड दूसरा होता है आफ्टर द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट. तो दो रूट वहां पे है. ऑटोमेटिक रूट की अगर हम बात करें तो ऑटोमेटिक रूट के अंदर देयर इज नो प्रायर गवर्नमेंट और आरबीआई अप्रूवल इज रिक्वायर्ड. आप डायरेक्ट फेमा रूल्स और एसबीआई आरबीआई के नॉर्म्स को देख के वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. दूसरा जो होता है इट इज नोन एज गवर्नमेंट रूट, जहां पे आपको सरकार की परमिशन लेना कंपलसरी है, राइट. एंड एप्लीकेशन वहां पे करने के लिए एक स्पेशल पोर्टल बनाया गया है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन पोर्टल. So approval may carry specific conditions like lock-in period, reporting, security conditions, etc., etc. कुछ ऐसी जगह जहां पे एफडीआई करने के लिए गवर्नमेंट ने मना किया हुआ है. It is not allowed in these sectors like lottery business, gambling, betting, casinos, cheat funds, निधि कंपनीज. तो वहां पे अगर कोई एफडीआई करने की कोशिश करे तो भी इट इज नॉट पॉसिबल, राइट. रियल एस्टेट बिजनेस हो गया, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फार्म हाउस हो गए, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स लाइक सिगरेट, सिगार्स, तो उन सबके अंदर वहां पे मना कर दिया है. सेक्टर्स विच आर नॉट ओपन टू प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स लाइक एटॉमिक एनर्जी, रेलवे ऑपरेशंस, तो वहां पे अगर प्राइवेट को ही एंट्री नहीं है तो बाहर से आने वाले को तो वहां पे एंट्री नहीं ही मिल सकती. और टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन की अगर हम बात करें तो इट इज ऑल्सो प्रोहिबिटेड स्पेसिफिकली इन लॉटरी एंड गैम्बलिंग और बेटिंग ऑपरेशंस. तो कुछ जगह पे एफडीआई नहीं हो सकती. लेकिन अगर अभी हम इंश्योरेंस की बात करें तो 100% ऑटोमेटिक रूट पे एफडीआई को अलाउ करने की अभी प्रपोजल आ चुकी है. एंड फाइनल जो डिसीजन होगा वो तो उसके बाद वहां पे जब ऑफिशियल डिक्लेरेशन होगी तो उसके बाद वहां पे रहेगा. एंड नाउ द लास्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट टपानुली ओरंगुटान. क्या है ये टपानुली ओरंगुटान? तो आपको शायद पिक्चर देख के वहां पे एक जजमेंट आ जाएगा. और अभी कंटेक्स्ट में क्या है तो देखिए, सुमात्रा के अंदर एक रीजन है जिसका नाम है बातंग तोरू रीजन. वहां पे हमको पाए जाते हैं तोपानुली ओरंगुटन्स. और अभी रिसेंटली न्यूज में इसलिए है क्योंकि वहां पे एक साइक्लोन आया था जिसका नाम था साइक्लोन सेनियर. ऐसा माना जाता है कि साइक्लोन सेनियर की वजह से वहां पे बहुत से फ्लड्स आए, लैंडस्लाइड्स हुई, और उसने इस अपनी जो स्पीसीज है तापानुली ओरंगुटान्स, उसकी स्पीसीज के अंदर 6 से लेके 11% को वहां पे मार दिया है. तो फिर से एक बार, सुमात्रा का एक रीजन जिसका नाम है बातंग तोरू रीजन, वहां पे आया एक साइक्लोन सेन्यार, और सेन्यार ने तापानुली ओरंगुटन्स की लगभग 6 से लेके 11% स्पीसीज को तबाह कर दिया है. ऐसा कुछ कॉन्टेक्स्ट में है. ये स्पीसीज की अगर हम बात करें तो इट्स अ क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ द ग्रेट एप्स, फॉर्मली डिस्क्राइब्ड एज डिस्टिंक्ट स्पीसीज इन 2017 एंड कंसीडर्ड द रेयरेस्ट ग्रेट एप ऑन द अर्थ. लेकिन उनकी जो आज नंबर है वो 800 से भी ज्यादा कम हो चुके हैं. कहां पे मिलते हैं तो दे आर ओनली फाउंड इन बातंग तोरू इकोसिस्टम. और वो कहां पे है? दैट इज इन सुमात्रा, इंडोनेशिया. और इसीलिए उसको वहां पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है, रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रेगमेंटेड अपलैंड और सब माउंटेन रेन फॉरेस्ट. दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू फ्रेगमेंटेड अपलैंड एंड और सब माउंटेन रेन फॉरेस्ट साउथ ऑफ द लेक तोबा, जहां पे लाइकली ऑक्यूपाइंग लेस देन 3% ऑफ देयर हिस्टोरिकल रेंज. और पहले तो ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि डिस्टिंक्ट हो चुके हैं, नो डाउट, लेकिन अभी उसके अगर हम स्टेटस की बात करें तो दे आर क्रिटिकली एंडेंजर्ड एज पर द आईयूसीएन रेड लिस्ट. उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स की वहां पे बात है. फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है?
सोशल एंड बिहेवियरल उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो आप एक बार इसको वहां पे देख सकते हैं। साथ साथ उनके कल्चरल वेरिएशंस वगैरह किस तरीके से होते हैं, उनके रिप्रोडक्टिव और सोशल स्ट्रक्चर किस तरीके से है, तो सारी की सारी चीजों को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। बट दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स, आप इसे ओवरव्यू के तौर पे वहां पे ध्यान में रख सकते हैं, अदरवाइज बहुत ज्यादा वहां पे डिटेल में करने की जरूरत नहीं। एंड द लास्ट में वहां पे लिखा हुआ यूनिक ट्रेड्स, मतलब एक बहुत ही स्पेसिफिक यूनिक फीचर्स उनके क्या है। दैट इज ऑल अबाउट दिस स्पीसीज, दैट इज ऑल अबाउट तापानुली ओरांगुटन्स। और इसी के साथ आज का लेक्चर जो है उसको यहीं तक का रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर और ऐसे कुछ टॉपिक्स के साथ वापस मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक यू सो मच। आज का लेक्चर यहीं तक का रखते हैं, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कंटिन्यू।